नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको एक स्क्रिप्ट बताऊँगा, एक ऐसी स्क्रिप्ट जिसे आप खुद को बोल सकते हैं जब भी आपको ओसीडी का कोई कंपल्जन ट्रिगर हो। ओसीडी में ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स के सिम्टम से डील करने के लिए वैसे तो काफ़ी सारी आपको स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं। आपने यूट्यूब पर और इधर उधर गूगल पे पढ़ के कहीं सुन ली होंगी, सीख ली होंगी। पर अक्सर पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि किस सिम्टम के लिए किस तरह की टेक्निक यूज़ की जाए। ओसीडी में एक बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाने वाली टेक्निक है 4R टेक्निक, जो कि जेफरी श्वार्ट्ज एक साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। उनकी एक किताब है ब्रेन लॉक, जिसका काफ़ी सारे लोगों को पता है। ये 4R टेक्निक उन्होंने ओसीडी से कोप करने के लिए, उससे डील करने के लिए रिकमेंड की है, जिससे कि हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ब्रेन धीरे धीरे रीवायर होने लगता है और इस तरह से ओसीडी के सिम्टम्स में कमी आती है। ये 4R टेक्निक बहुत हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है और इससे बहुत से पेशेंट्स फ़ायदा लेते हैं। ऊपर ऊपर से समझेंगे तो लगेगा कि हाँ, वही नॉर्मल सी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि ध्यान मत दो, ओसीडी सिम्टम है, ध्यान भटका लो। पर अगर गहरे में समझा जाए और अगर सही तरह से इस टेक्निक को अगर अप्लाई करना है तो इससे अगर समझें तो इसके ये चारों स्टेप्स काफ़ी यूज़फुल हैं, काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं किसी भी तरह के ओसीडी सिम्टम को कम करने में। पर क्योंकि ओसीडी दो तरह से दिखाई देता है, एक होता है प्योर ओसीडी, जिसके अंदर सारे जो ऑब्सेशंस कंपल्जन्स हैं वो एक व्यक्ति के माइंड में होते हैं। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, बाहर से पर्सन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कोई ऐसे अजीबोगरीब कंपल्जन्स नहीं कर रहा होता जिससे कि दूसरे नोटिस कर पाएं। पर उस पर्सन के माइंड में ही बहुत सारे कंपल्जन और रिचुअल्स चलते रहते हैं। तो वहीं एक दूसरे टाइप का ओसीडी होता है जो बाहर से दिखाई देता है, मतलब जैसे कि हमारी फिजिकल एक्शंस में देखने में आएगा, कोई हाथ धो रहा है, कोई चेकिंग कर रहा है, या किसी तरह से कोई चीज़ें सिमेट्री में रख रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। कई तरह के ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो फिजिकल एक्शंस में दिखाई देते हैं, पर जो रिचुअल्स फिजिकल एक्शंस में दिखाई नहीं देते, मेंटल रिचुअल्स होते हैं, उनमें अक्सर कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स फेल कर जाते हैं। वैसे तो किसी भी तरह के ओसीडी के लिए एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और साइंटिफिकली वैलिडेटेड ट्रीटमेंट अप्रोच है। बहुत सा रिसर्च हुआ है, बहुत से डॉक्टर्स यही रिकमेंड करते हैं, यही सिखाते हैं। आजकल काफ़ी लोग ओसीडी स्पेशलिस्ट हो गए हैं, वो ईआरपी की टेक्निक पर ही ज़्यादा जोर देते हैं, साथ में थोड़ा सा वो कॉग्निटिव डिफ्यूजन, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट थेरेपी, इस पर भी बात होती है। पर बिना ईआरपी के ओसीडी का इलाज संभव नहीं है, ये बात फैक्ट है। पर ईआरपी जहां फिजिकल वाले जो रिचुअल्स हैं, मतलब जो कंपल्जन्स होते हैं, उनमें तो बड़े आसानी से और बड़ा इफेक्टिवली काम कर जाता है, पर मेंटल रिचुअल्स में अक्सर ये ईआरपी बहुत अच्छे से काम करती हुई दिखाई नहीं देती। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि ये ईआरपी अपने माइंड में कैसे करना है, रिलीजियस ओसीडी में कैसे करें, सेक्सुअल थीम ओसीडी में तो और भी मुश्किल होता है। तो प्योर ओसीडी के जो कंपल्जन्स हैं उनमें सबसे इफेक्टिव टेक्निक अगर कोई काम कर सकती है तो वो है ये 4R टेक्निक, जिसके 4R होते हैं। आर का मतलब है, पहला आर है रीलेबल, दूसरा है री एट्रीब्यूट, तीसरा है रीफोकस और चौथा है री वैल्यू। ये 4R 4 स्टेप्स भी कहे जा सकते हैं या 4 तरीके हैं जिससे कि ओसीडी के सिम्टम्स को दूर किया जा सकता है। और ना ही केवल ये ओसीडी को संभालने में मदद देते हैं, अगर इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करें तो ओसीडी काफी कम हो जाता है इन 4R टेक्निक की मदद से। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप प्योर ओसीडी के मामले में ईआरपी के अलावा ये 4R टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी एक स्क्रिप्ट बताऊंगा कि आपको कैसे खुद को क्या बोलना है, जो आप अगर तब बोलते हैं जब आपको कंपल्जन आ रहा है तो आपके ओसीडी में भारी कमी आ सकती है। ईआरपी कैसे करना है प्योर ओ में, इस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, आगे भी बनाऊंगा। पर यहां हम बात करेंगे 4R टेक्निक की एप्लीकेशन के बारे में। तो आइए अब मैं आपको ये स्क्रिप्ट बताता हूं। मैं ये स्क्रिप्ट आपको दो तरह से बताऊंगा। एक, जैसे कि हमारी रोजमर्रा की जो कैजुअल सी सेल्फ टॉक होती है, जैसे हम खुद से बात करते हैं। और दूसरा थोड़ा एक प्रोफेशनल मैनर में, जहां हम प्रोफेशनल वर्ड्स यूज करेंगे। ओसीडी को डील करने में कुछ साइकोलॉजिकल वर्ड, कॉन्सेप्ट, आइडियाज यूज किए जाते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन होगा उसका। तो पहले मैं थोड़ा वो कैजुअल टॉक की फॉर्म में बताता हूं कि आपको खुद से कैसे बात करनी है जब आपको कोई ओसीडी का ऑब्सेशन या कंपल्जन ट्रिगर होता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना है।
5 सेकंड का पॉज लें जब भी आपको ऑब्सेसिव थॉट आए अपने मन में और आपका कंपल्शन करने का अर्ज आ रहा हो। थोड़ा सा लंबा सांस लें और खुद को कहें, अरे फिर वही आ गया, वो परेशान करने वाला विचार, या कुछ करने की इच्छा हो रही है, कंपल्शन आ रहा है, भारी लग रहा है बहुत, लेकिन ठीक है, मैं देख रहा हूँ या मैं देख रही हूँ। घबराना नहीं है, बस इसे नोटिस करना है। ये वही पुराना पैटर्न है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। फिर 3 से 4 सेकंड का पॉज लें, शांति से अपने मन को ऑब्जर्व करें। एक गहरी सांस लें, अंदर और बाहर। फिर कमरे में अपना जहाँ बैठे हो वहाँ अपने को ग्राउंड करो, मतलब अपनी पकड़ बनाओ, अपने को वहीं बैठा हुआ महसूस करो। इसे बढ़ने नहीं देना। और अब आपको 4R के सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप, रीलेबल, मतलब अपने इस ऑब्सेसिव थॉट को एक नाम देना। जब आपको ऑब्सेसिव थॉट आता है तो आप उसे रियल मानते हैं, पर इसे आपको केवल ऑब्सेशन का नाम देना है। तो आप पॉज लेंगे और कहेंगे, तो ये है क्या? ये तो ओसीडी का विचार है, सिर्फ ऑब्सेशन है, कोई बड़ी सच्चाई नहीं है, रियल नहीं है। इंपॉर्टेंट बनने की कोशिश तो कर रहा है ये विचार, लेकिन है नहीं। फिर से आप 3-4 सेकंड का पॉज लें। पेट में खिंचाव महसूस हो रहा है, घबराहट हो रही है, कंपल्सिव अर्ज है बस। ये कोई असली की कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है जो मुझे करनी होगी। वही पुराना खेल, वही पुराना इशू है जो रिपीट हो रहा है। फिर से पॉज लेंगे। हाँ, अंदर से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बस देखते रहना है बस इसको, कुछ नहीं करना और इसको बढ़ने नहीं देना। शांति से चला जाएगा ये। बिना इस पर यकीन किए बस देखता रहे। ऐसा आपको खुद को कहना है। ये तैर रहा है, मन में बह रहा है, रुका हुआ है, सामने मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं इसे पकड़ नहीं रहा। फिर आप 3 सेकंड का पॉज लोगे। अभी लगता है ये मन से चिपक रहा है, निकल नहीं रहा मन से, लेकिन नाम देने से थोड़ा ढीला पड़ता है। ये बस एक ऑब्सेसिव थॉट है और कुछ नहीं है। सीधे तौर पर मुझे इससे फाइट नहीं करनी, बस इशारा करना है कि हाँ, ये विचार, बस इसी पर ध्यान बनाए रखें। 3 सेकंड्स के लिए फिर थोड़ा रुकें। ये कितना शोर हो रहा है मन में, ओसीडी का इको है ये। ओसीडी ही अलग अलग तरह से मुझे महसूस हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, लेबलिंग तो हो गई है। चलो अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना अब मुझे। अब आप स्टेप 2 पे जाएंगे, रीएट्रीब्यूट, मतलब इस ऑब्सेसिव थॉट का अब एक कारण खुद को बोलना, इसको एक ब्रेन डिसऑर्डर के तौर पर देखना और खुद को कहना कि हाँ, ये बस एक बीमारी का लक्षण है। तो आप 3-4 सेकंड का पॉज लेंगे। ये इतना शक्तिशाली क्यों है? हाँ, ये बस दिमाग की केमिस्ट्री बिगड़ी है। मेरे दिमाग का एक हिस्सा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, वही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इस टाइम पर, वहीं पर शायद ये अटक गया है विचार। ये मेरी गलती नहीं है। फिर आप पॉज लेंगे, देखेंगे, मेरा ऑर्बिटल कॉर्टेक्स मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे फालतू के फॉल्स अलार्म दे रहा है। लग रहा है कि जैसे इस पर एक्ट करना है, पर नहीं। ये बस मेरी बायोलॉजी है, मेरे ब्रेन की बिगड़ी हुई केमिस्ट्री है जो मुझे दुखी कर रही है, मुझे परेशान कर रही है। ये बस मेरे ब्रेन की वायरिंग की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। संभाले रखना है खुद को। फिर से पॉज लेंगे। खुद को कोसने की ज़रूरत नहीं है। ओसीडी थोड़ी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे ये नहीं पता चलता कि मैं क्या हूँ या मैं कौन हूँ। ये मेरे बारे में नहीं है। मैं ठीक हूँ, मैं इस ओसीडी से अछूता हूँ। ये बस बाहर से मन में या दिमाग में ये ओसीडी उठ रहा है बस। फिर से आप पॉज लेंगे। जैसे मोबाइल चलाते समय अचानक से कुछ सेकंड्स के लिए हैंग होता है, ऐसे ही मेरे दिमाग में हो गया है। दिमाग कुछ सेकंड के लिए हैंग सा हो गया है, परेशान करता है, लेकिन पूरा फ़ोन तो नहीं बिगड़ता। उसी तरह से ये विचार परेशान कर रहा है, पर मेरा दिमाग तो ठीक काम कर रहा है। इस विचार से ज़रूरी नहीं कि मेरा पूरा दिन खराब हो जाए। मैं बस इसे दिमाग की एक छोटी सी रुकावट की तरह देखूंगा और कुछ नहीं। फिर से आप पॉज लेंगे। हाँ, ये बस मेरी ब्रेन वायरिंग में एक छोटा सा एरर है। एक तूफान सा आएगा और फिर चला जाएगा। हाँ, मैंने इसको नोटिस कर लिया, अब ज़्यादा नहीं सोचना इस पर। दिख रहा है, चला जाएगा। अब स्टेप 3, रीफोकस, अपना ध्यान अपने ओसीडी से हटाकर किसी एक्टिविटी में ले जाना है। पॉज करेंगे पहले। अब बस इसे ज़्यादा नहीं देखना, ये इसकी इंटेंसिटी अब कम हो रही है, अब ये थोड़ा
कमज़ोर पड़ रहा है विचार। अब दूसरी तरफ देखना है मुझे, क्या करूँगा मैं? हाँ, थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ। नहीं, वो एक गाना सुन रहा था, वो गाना सुन लेता हूँ। हाँ, या मेरे सामने टेबल पर किताब रखी है, किताब खोल लेता हूँ अब। ये मैं पढ़ रहा था, अब इस पर ध्यान ले जाता हूँ। फिर से आप पॉज़ लेंगे। कम से कम 15 मिनट का अब मुझे प्लान बनाना है। हाँ, थोड़ा असहज तो लग रहा है, थोड़ा मुश्किल सी तो लग रही है, पर नहीं, अभी थोड़ा कम तो ये हो चुका है, अब थोड़ा और कम हो जाएगा। अब अपनी एक्टिविटी करूँगा ना, ये काफ़ी कम हो जाएगा ये। बस अपना एक्टिविटी कंटिन्यू रखो। फिर से आप पॉज़ लेंगे 3 से 4 सेकंड का। बस एक कदम और, एक पेज पढ़ लेता हूँ, इससे लूप टूट जाएगा, ओसीडी साइकिल ब्रेक होगा। थोड़ा थोड़ा करना है। अजीब लगता है लेकिन काम तो कर रहा है। एंग्जाइटी अब कम हो गई है, अब थोड़ा मन शांत हो रहा है। 3 से 4 सेकंड का पॉज। अगर दिमाग फिर से उस विचार में अटकने की कोशिश करे तो उसको धीरे से वापस ले आना है। थोड़ा सा माइंडफुल रहना है। फ़ोन उठाता हूँ और कुछ न्यूट्रल सा देखता हूँ। फिर से 3-4 सेकंड का पॉज लो। अब मैं अपनी एक्टिविटी कर सकता हूँ। म्यूज़िक चलाते हैं, हाथ हाथ से कुछ काम करते हैं, उठ जाते हैं, थोड़ा किसी से बात कराते हैं। चलो, अब मुझे लग रहा है ये चला गया, हो गया, अब ये विचार गया। अब हम चौथे स्टेप पर आते हैं, रीवैल्यू। इस ऑब्सेसिव थॉट की वैल्यू को, उसके महत्व को कम करना। उसको बहुत बड़ा चढ़ा के या रियल मानने की जो आदत है उससे खुद को दूर करना। पॉज लेंगे पहले 3-4 सेकंड का। ये सब अब ये ज़्यादा असर नहीं करता, बस बैकग्राउंड नॉइस है, अब ये दिमाग में नहीं रहा मेरे। फिर से पॉज लें। जैसे हमारे इनबॉक्स में कोई स्पैम आता है और वो कहीं पीछे किसी सेक्शन में दब जाता है, वैसे ही अब मेरे मन से ये थॉट दब गया, कहीं चला गया, डिलीट हो गया। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, बेकार का मेल था ये, बेकार का विचार था, अब इसमें क्या जाना दोबारा वापस। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, बेकार का विचार है, कूड़ा कचरा है मन का, स्पैम है। पता था आएगा, तो सरप्राइज़ नहीं होना, जाने दो, कोई रिएक्शन नहीं देनी। फिर से पॉज लें। सबसे बुरा क्या हो जाएगा? 1 मिनट और टिक जाएगा, 2 मिनट टिक जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, तो क्या? मेरे पास और भी बहुत बेहतर काम है, मैं बाद में कर सकता हूँ। इस विचार से इतना परेशान क्यों होना? फिर से पॉज लें। अब इसे ज़ीरो पे ले आना है। ये बस दिमाग की फालतू की हिचकी है, बस, और कुछ नहीं। इसको खींचना नहीं है, बस आसानी से आराम से इसको देखना है। ये कोई रियल थॉट तो था नहीं, क्यों इसको इतनी वैल्यू देना? बेकार में ओसीडी की वजह से इतना वैल्यू मिल जाती है इसको, नहीं तो कुछ भी नहीं है, बेकार के विचार हैं। तो इस तरह से आप इस ऑब्सेसिव विचार की वैल्यू को घटा देते हो। अब हम ये जो पूरे जो स्टेप्स किए इसको थोड़ा समराइज करते हैं, देखते हैं कि हमने किया क्या। पहले तो दिमाग में ओसीडी का पूरा लूप चला, पूरा साइकिल चलती है। ऑब्सेशन आया, एंग्जाइटी उठी, कंपल्जन करने का मन हुआ, शायद आपने किया भी। पर फिर जब आपने पॉज लिया और जब आपने ये सारे चारों स्टेप्स फॉलो करने का सोचा, तो आपने कुछ ऐसा किया। रीलेबल के टाइम पर तो आपने बस इस थॉट को ऑब्जर्व किया और उसे एक ऑब्सेशन का नाम दिया। इस तरह आपने उस थॉट से अपने को डिस्टेंस कर लिया, उसको रियल मानने से खुद को मना किया और उसको केवल एक बीमारी का, एक लक्षण का नाम देना बेहतर समझा। फिर रीएट्रीब्यूट वाले स्टेप पर आपने इसको केवल एक ब्रेन डिफेक्ट या ब्रेन प्रॉब्लम की तरह देखा कि हाँ, मेरे ब्रेन वायरिंग में गड़बड़ है, केमिकल में गड़बड़ है, केमिकल लोचा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो क्यों इतना बेकार में सीरियसली लेना। फिर रीफोकस के टाइम आपने अपना ध्यान हटाया। ये बहुत ज़रूरी होता है प्योर ओ ओसीडी के मैनेजमेंट में, क्योंकि प्योर ओ के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये कि हम अपना ध्यान कैसे हटा पाएँ, अटेंशन स्विचिंग कैसे कर पाएँ, अपने अटेंशन को अपने मन से, अपने ओसीडी थॉट्स से हटाकर कैसे अपने किसी ज़रूरी काम में ला पाएँ। इसी में एक व्यक्ति स्ट्रगल करता रहता है। इसी वजह से हमारी स्टडीज़, एकेडमिक्स और कई दूसरे लाइफ के एरियाज़ की परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है। तो जो फिजिकल लेवल का जो कंपल्जन होता है, मतलब जो बाहर से दिखता है, क्लीनिंग वॉशिंग वाला, उसमें तो आपको जब ईआरपी करते हो तो आपको बस एंग्जाइटी को टॉलरेट करना होता है और वो ऑब्सेशन, कंपल्जन वहीं बना रहता है, धीरे धीरे उसकी एंग्जाइटी कम होती है। पर यहाँ प्योर ओ के मामले में आपको सिर्फ एंग्जाइटी कम नहीं करनी, क्योंकि एंग्जाइटी तो आपने कम कर दी, आपने रीलेबल किया, रीएट्रीब्यूट किया, पर तीसरे स्टेप पर आपको रीफोकस करना भी जरूरी है, अपना वहां से ध्यान हटाना जरूरी है, क्योंकि यहां आप केवल उस थॉट को टॉलरेट नहीं कर सकते। फिजिकल लेवल पर आपको कोई एक्शन दोबारा लेने के लिए
आपको काफ़ी एफर्ट लेना होता है, तो वहाँ आपके पास काफ़ी टाइम होता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, उसको जाने का भी आप समय दे सकते हो। पर यहाँ विचारों में एकदम से कोई ऑब्सेशन का आ जाना इतना फास्ट, इतना रैपिड होता है कि आपके पास फुर्सत ही नहीं होती कि बस आप एंग्जाइटी के जाने का वेट करो। जैसी एंग्जाइटी जाएगी फिर से नया विचार आ सकता है। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप बस अटेंशन स्विचिंग की हैबिट डेवलप करो, और वो ये होती है हमारे तीसरे स्टेप से, रीफोकस वाले स्टेप से। इसीलिए 4R के अंदर ये जो तीसरा स्टेप है ये सबसे ज़रूरी है ओसीडी पर कंप्लीट कंट्रोल लाने के लिए। फिर चौथे स्टेप पर जब हमने रीवैल्यू किया तो उससे ऑब्सेशन की वैल्यू को घटा दिया। देखा कि हाँ, इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, फालतू में आ जाता है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है, एक रिपीटेड पैटर्न है, आ गया तो क्या ही कर लेगा। इस स्टेप से हम ओसीडी की इंपॉर्टेंस को घटाकर अपने बाकी के काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानने की दिशा में बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम अपना जो रीफोकस है, दोबारा से जो हमने अटेंशन शिफ्ट किया है, उसको मेंटेन कर पाते हैं, और ऑब्सेशन में हमारा इंगेजमेंट फिर होता नहीं है। आप आमतौर पर जब खुद को एफर्मेशंस बोलते हो तो आप इनमें से कई सारी बातें बोलते होगे, पर आपकी ये सारी एफर्मेशंस या जो सेल्फ टॉक की जो स्क्रिप्ट होती है, जो आपने इधर उधर से कहीं से सीखी है, कहीं ओसीडी की एफर्मेशन की स्क्रिप्ट सीख ली, कहीं कुछ किया, वहाँ हर चीज़ जो भी आप बोलते हो अपने को, वो बड़ा ही अनस्ट्रक्चर्ड होता है, बहुत ही मिक्स सी थॉट्स होती हैं। ये भी बोल रहे हैं, रीवैल्यू की बातें भी बोल रहे हैं, री एट्रीब्यूट वाली बातें भी बोल रहे हैं, पर यहाँ पर हमने क्या किया, उन सारे जो एफर्मेटिव सेल्फ टॉक होती हैं उसको एक स्ट्रक्चर दिया, उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में हमने समझा कि पहले रीलेबल देना है, फिर री एट्रीब्यूट करना है, फिर उसके बाद रीफोकस और फिर रीवैल्यू। इस तरह से जब हम ओसीडी के इलाज को अप्रोच करते हैं तो उस पर ज़्यादा अच्छे से हमारा कंट्रोल आ जाता है। इस तरह से हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हमें ओसीडी को देखना है, समझना है, और कैसे उसके हर स्टेप को पूरा इंपॉर्टेंस देते हुए धीरे धीरे उसे मन से हटा देना है। तो ये एक बेहतर तरीका होता है अपने को ओसीडी वाली स्क्रिप्ट या सेल्फ टॉक बोलने का। इसमें हम अंधाधुंध कुछ भी नहीं बोलते, बड़ी सारी चीजें सीख ली, सब कुछ बोले जा रहे हैं, सब जंबल हो जाता है, सब आपस में मिक्स हो जाता है, तो उसका इंपैक्ट इतना नहीं रहता। पर अगर हम समझ के सेल्फ टॉक की स्क्रिप्ट बोलेंगे, जहां हर स्टेप का अपना एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, और उसको जानकर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे लिए ओसीडी को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होगा। अब इस तरह इन चारों स्टेप्स की रेगुलर प्रैक्टिस से हमारे ब्रेन की रीवायरिंग होनी शुरू हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिक इफेक्ट आता है इसका। इससे हमारे मन का शोर कम होता है। ये प्रोसेस तो थोड़ा धीमा है, आराम आराम से होगा, पर प्रोग्रेस आपकी बहुत अच्छी होगी अगर आप इसे रेगुलरली फॉलो करेंगे। बस आपको रेगुलर रहना है, प्रैक्टिस करना है, कोई रश नहीं करना, भागा दौड़ी नहीं करनी, बेवजह अपनी एंग्जाइटी नहीं बढ़ानी, इस टेक्निक की साइंस पर बिलीव करना है। सभी ओसीडी को दूर करने की जो टेक्निक्स होती हैं वो काफ़ी साइंटिफिक होती हैं। सभी छोटे छोटे स्टेप्स को, जो भी ये चारों बताए, इनको आपस में कनेक्ट करना है। काफ़ी टाइम है आपके पास, आराम से टाइम स्पेंड करो। धीरे 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 आप पाओगे कि अब आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। शुरू में लगेगा एफर्ट ज़्यादा, शुरू में लगेगा आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने में ही 10-15 मिनट खर्च हो गए, पर धीरे 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 जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये पूरा चारों स्टेप का जो प्रोसेस है ये इतना ऑटोमेटिक हो जाएगा कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तब ये टेक्निक बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके लिए। अब फिर से थोड़ा उसी सेल्फ टॉक में आगे बढ़ते हैं। आप खुद को कहेंगे एक पॉज के बाद कि थोड़ा एक बार दोबारा चेक करता हूँ। हाँ, अभी तो इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कम है, कम तो हुई है, काफ़ी गिर गई है। अच्छा है, बढ़िया है, ये टेक्निक काम कर रही है। अब इस सेल्फ टॉक को एंड करेंगे, तो लास्ट में आपको क्या बोलना है? पॉज लेंगे और कहेंगे बस अभी के लिए काफ़ी है, अब थोड़ा मन साफ हुआ। ये ब्रेक तो मैंने लिया, पर ये गैप, ये इंटरवल लेना मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मेहनत लगती है, पर इससे फ़ायदा तो हो रहा है। लक्षण तो अब पीछे हट रहे हैं। अब मैं थोड़ा एक्टिव हो सकता हूँ, थोड़ा मन मेरा अच्छा हो रहा है, मूड अच्छा हो रहा है। अब मैं कुछ और करने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे को ये देखना है कि मेरी कौन सी एक्टिविटी मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की लगती है। वो एक्टिविटी अगर मैं बार बार करूँगा अपने इस ओसीडी को दूर भगाते समय, ये टेक्निक लगाते समय, तो वो मुझ पर ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो मेरे को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल देगी ओसीडी पर। जिस एक्टिविटी से मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है खुद को इस ऑब्सेसिव थॉट से हटाने में, वही एक्टिविटी को मैं बार बार प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए वो मुझे ओसीडी कंट्रोल करने में मदद देगी। तो इस तरह आपको खुद से बात करनी है। ये ओसीडी स्क्रिप्ट आपको कई बार अलग अलग टाइप के थीम के ओसीडीज में हेल्प करेगी, और ये जनरल टेक्निक है, अलग अलग सिम्टम्स पर लगाई जा सकती है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसे प्रोफेशनल ढंग से कैसे बोलना है ये बताऊंगा। मतलब उसके अंदर थोड़े टेक्निकल टर्म ज़्यादा होंगे, थोड़ी ड्राई सी स्टेटमेंट्स होंगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पूरा आइडिया थोड़े टेक्निकल मैनर में समझ आएगा।
ये ऐसे है कि जैसे आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कुछ बोलने के लिए। सबसे पहले अपने ओसीडी का मूल्यांकन करें, इवैल्यूएशन करें, पॉज लें, एक लंबी धीमी सांस लें और खुद को ऐसे कहें, ऑब्सेसिव थॉट है या शायद कंपल्सिव अर्ज आई है। पैटर्न तो मैंने पहचान लिया है, अब 4 स्टेप मेथड फॉलो करूँगा, रीलेबल, रीएट्रीब्यूट, रीफोकस और रीवैल्यू वाला। स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ अब। 3 सेकंड का पॉज लें और इस थॉट की इंटेंसिटी को मन में नोटिस करें। मतलब 0 से 100 तक इसको एक आंकड़ा दें, नंबर दें। कहें कि हाँ, ये मुझे जो ओसीडी थॉट है ये शायद 60 लेवल के एंग्जाइटी वाला लग रहा है, तो इस तरह से एक नंबर दे दें। ये आपका बेसलाइन है और जो भी आप 4R टेक्निक आगे फॉलो करेंगे, देखना है कि इस 60 के आंकड़े से, नंबर से कितनी आपकी एंग्जाइटी कम होती है और कैसे। बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं और टेक्निक की इफेक्टिवनेस को जज कर सकते हैं। पहला स्टेप, रीलेबल, 3 सेकंड का पॉज। ये ओसीडी ऑब्सेशन है, ये एक सिम्टम है, कोई रियल बात नहीं, कोई असली की चिंता नहीं। फिर से पॉज लेंगे। ये एक कंपल्सिव अर्ज है, ओसीडी की वजह से हो रहा है, ये कोई असली ज़रूरत नहीं या इसमें कोई खतरा नहीं। फिर से पॉज। इसे ऑब्जेक्टिव तरीके से रजिस्टर करना है माइंड में, सिर्फ सिम्टम है, कोई इसका डीप मीनिंग नहीं है। फिर से पॉज लेंगे। थॉट काफ़ी पर्सनल सा लग सकता है, लेकिन है तो ये ओसीडी सिम्टम ही। इसे ओसीडी के सिम्टम के तौर पर देखने से इसकी अर्जेंसी कम हो जाती है। बहुत जल्दी इस पर रिएक्ट करना है या कंपल्जन करना है, ऐसा महसूस नहीं होता। फिर से पॉज लें, लेबल को कंफर्म करें कि हाँ, ये बस ऑब्सेशन ही है और बस अब आगे बढ़ें। कंफर्म करने से आप क्लियर होंगे कि ओसीडी थॉट कैसा दिखता है और क्यों ये केवल एक ओसीडी थॉट है, ये कुछ और नहीं है। और बाकी थॉट से भी आप इसे अलग करके देख पाएंगे, ताकि आपका भरोसा और बढ़े और आप पक्के तौर पर ओसीडी के लिए ही ये टेक्निक लगा रहे हैं, इसका आपके मन में एक भरोसा बैठे। स्टेप 2, रीएट्रीब्यूट। पॉज लें और कहें, इसकी ताकत और इसकी जो एकदम अटैचमेंट है मन में, दिमाग में, वो केवल एक बायोकेमिकल इम्बैलेंस की वजह से है। ब्रेन का कॉर्डेट न्यूक्लियस और ऑर्बिटल कॉर्टेक्स में ओवर एक्टिविटी हो रही है। फिर से पॉज लें। ये मेरे कैरेक्टर या मेरे विल पावर की नाकामी नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग की कमजोरी है ये बस एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है। पॉज लेके आप खुद को कहेंगे कि ये ओसीडी की वजह से है, मेरी वजह से नहीं है। और अगर ये दूर नहीं जा रहा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा ओसीडी शायद मुझ पर काफ़ी हावी हुआ है। फिर से पॉज लेंगे। न्यूरो इमेजिंग के सबूत होते हैं कि ये सिम्टम्स किसी खास सर्किट में होने वाले डिसफंक्शन, डिफेक्ट की वजह से एक्सपीरियंस होते हैं। और अगर हम अपने बिहेवियर को चेंज करें, थॉट्स में चेंज लाएं, टेक्निक्स लगाएं, तो इससे हमारे वो ब्रेन के सर्किट्स में बदलाव आ जाते हैं। इसीलिए मैं ये टेक्निक लगा रहा हूँ। फिर पॉज लेके खुद को कहें कि चलो, अब रीएट्रीब्यूशन स्टेप पूरा, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेप 3, रीफोकस। पॉज लो। अब ध्यान अपना ऑल्टरनेटिव, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी पर ले जाना है। पॉज लो। मैं ये काम करना अब चुनता हूँ, जैसे पढ़ना, चलना, कुछ भी चीज़ ऑर्गेनाइज करना, गहरी सांस लेना, किसी से बात करना। चलो, अब मैं तुरंत शुरू करता हूँ इसको। पॉज लेंगे। कम से कम 15 मिनट तक कंपल्जन नहीं करना। अगर अर्ज वापस आए तो बस उसे नोटिस करना है और अपने चुने हुए काम में लगे रहना है। फिर से पॉज लें। ये अपने फोकस को रीडायरेक्ट करना मेरे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देगा। रिचुअल्स को दूर रखने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो मजबूत होता है, वहाँ के न्यूरॉन्स की वायरिंग मजबूत होती है। फिर से पॉज लेंगे। रीफोकसिंग चल रही है, हाँ, मैं अपने काम पे फोकस कर पा रहा हूँ, ये मेरे ओसीडी साइकिल को तोड़ रहा है। अब चौथा स्टेप, रीवैल्यू। 3 सेकंड का पॉज लेंगे। इस थॉट या अर्ज का कोई असली मीनिंग नहीं है, ये बस दिमाग से निकला एक इररिलेवेंट, अननेसेसरी नॉइस है, शोर है। पॉज लेंगे। मुझे इसे एनालाइज नहीं करना, ना सॉल्व करना है और ना ही इस पर किसी तरह की रिएक्शन देनी है, बस अपने काम में ध्यान लगाए रखना है। फिर से पॉज लेंगे। मैंने इसके आने की आशंका तो की थी और अब इसकी टेम्परेरी प्रेजेंस को बिना किसी रिएक्शन के
एक्सेप्ट करना है। फिर से पॉज लेंगे। इस तरह से जब मैं कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग करता हूँ तो इस थॉट की, कंपल्जन की, अर्ज की जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। इससे मेरा इस थॉट को दिया हुआ जो वैल्यू है वो चेंज होता है। अब मैं काफ़ी ट्रांसपेरेंसी से देख पा रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और सिम्टम मेरा कमज़ोर हो रहा है। इस तरह से आप ये चारों स्टेप्स करेंगे और फिर बाद में खुद से कहेंगे कि ये पूरा प्रोसेस बार बार करने से दिमाग में धीरे धीरे बदलाव आते हैं। एक बार में सिम्टम्स खत्म नहीं होते, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से इन सब सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम होने लगती है। फिर इस पूरी प्रैक्टिस के बाद आप मन में नोटिस करें कि अब इस ऑब्सेसिव थॉट की इंटेंसिटी कितनी है। पहले 60 थी, अब देखें कितनी है। सुधार दिखा होगा आपको, तो आप खुद से कहेंगे कि हाँ, अब मुझे इसमें सुधार दिखा है, चेंज तो आया है, मेरी एंग्जाइटी कम है, अब तो थॉट मुझे परेशान ही नहीं कर रही। अब खुद को कहेंगे कि चलो मैं अब सामान्य से अपने जो काम है उन पर लौटता हूँ। अगर फिर आएगी तो यही पूरा प्रोटोकॉल दोहराऊंगा। इसी तरह रोज़ इस एक्सरसाइज को जारी रखें। दिन में कई बार कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक इसकी ट्रैकिंग रखें। ऐसे अपने माइंड में अलग अलग टाइम पर इसकी इंटेंसिटी को नंबर देते रहें, उसको स्कोर दें। इसके बारे में एक लॉग, एक रिकॉर्ड भी रख सकते हैं किसी कॉपी में, रजिस्टर में। इस तरह अपने ओसीडी के पैटर्न्स को पहचानें और उनको डील करने में और ज़्यादा सक्षम हो जाएं। अपनी काबिलियत बढ़ाएं अपने ओसीडी को हैंडल करने की। और फाइनली ध्यान रखें, रेगुलरिटी, लगातार प्रैक्टिस करने से ही ये ओसीडी के सारे लक्षण दूर भागेंगे। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब ये ऑब्सेशंस और रिचुअल्स आपको परेशान ही नहीं करते, पर तभी जब आपने रेगुलर प्रैक्टिस की होगी। इसलिए नहीं कि हाँ, ये कितना तेज़ी से मेरे थॉट्स को गायब कर रहा है, कितना ज़्यादा ये मेरे थॉट्स मेरे मन में से ऑब्सेशन वाले हटा देता है, दोबारा से क्यों लौट आते हैं, दोबारा से विचार लौट रहे हैं, मतलब टेक्निक इफ़ेक्टिव नहीं है। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना। बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी टेक्निक से नहीं लगानी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ही दिमाग ट्रेन होगा और ओसीडी पर पूरी तरह से कंट्रोल आएगा। इस तरह की स्क्रिप्ट आगे की वीडियोस में भी शेयर करूंगा। चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।